गुड मॉर्निंग टू 11th क्लास स्टूडेंट। बेटा आज जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वेक्टर। द नेम ऑफ द टॉपिक इज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, राइट। तो आपने क्या देखा, दो टाइप की ही फिजिकल क्वांटिटी देखी। एक तो स्केलर है ना ये, और दूसरी वेक्टर जिसके ऊपर इस तरीके के। तो जब हम प्रोडक्ट की बात करें तो एक प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ सकती है, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, कि आप स्केलर और वेक्टर को कैसे प्रोडक्ट करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, अब स्केलर प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत ही नहीं है। स्केलर प्रोडक्ट हमें सिंपली आप ले सकते हैं, जैसे अलजेब्रा में पढ़ते हैं। और एक हमारे पास आता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, ये वेक्टर प्रोडक्ट। अब स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट एक बहुत ही सिंपल है, जिसे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा अगर आपको आइडिया दूं कि ये क्या है, मान के चलें कि ये हमारे पास एक वेक्टर है 2i 3j माइनस यूनिट वेक्टर की। तो ये एक वेक्टर है, मुझे इसकी प्रोडक्ट क्या करनी है, m के साथ करनी है, और m जो है एक स्केलर नंबर है। तो ये क्या बन जाएगा, m इंटू ए। तो सीधा सभी के साथ m से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 2m, ये बन जाएगा 3m, और ये बन जाएगा m के। तो एक स्केलर और वेक्टर की प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट होती है। मान के चलें कि m यहाँ पे 3 है, कोई नंबर है 3, तो ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये -3 के ही रहेगा। तो ये वैरी, और वेक्टर प्रोडक्ट जो है, दो वेक्टर की प्रोडक्ट जो है ना। अब दो वेक्टर की जो प्रोडक्ट है उनका जो रिजल्ट वो एक स्केलर की फॉर्म में भी आ सकता है, और दो वेक्टर की प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो वेक्टर की फॉर्म में भी आ सकता है। इट मीन्स कि वेक्टर की प्रोडक्ट दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं। पहली प्रोडक्ट जिसे मैं स्केलर प्रोडक्ट बोलूँगा, तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होगी, दो वेक्टर की प्रोडक्ट जिनका जो रिजल्ट है वो स्केलर है। जैसे मैं अगर बात करूँ, आपने पढ़ा हुआ है वर्क। अब वर्क जो है वो किसकी प्रोडक्ट होती है, कितनी फोर्स लग रही है और कितनी डिस्प्लेसमेंट है। अब फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है ना। और कितना काम किया वो इस चीज़ पे नहीं डिपेंड करेगा, फोर्स कितनी लगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि फोर्स कितनी लगाई, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई और किस डायरेक्शन में हुई, राइट। तो अंडरस्टूड है कि जब वर्क का दोनों का जो रिजल्ट आएगा, जिसको आपने वर्क बोला, तो वर्क तो एक स्केलर है। इट मीन दो वेक्टर की प्रोडक्ट एक स्केलर निकल रही है, तो इसे स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। अब स्केलर प्रोडक्ट, और अगर हमें ऐसे है कि उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो आप बीच में इस तरीके से डॉट लगा देंगे, इसलिए इसको आप डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। जिसे स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला, क्योंकि जो उनका रिजल्ट आएगा डॉट प्रोडक्ट का वो हमेशा स्केलर होगा। और दूसरी जो है हमारे पास, दो वेक्टर को प्रोडक्ट करके वेक्टर रिजल्ट भी आ सकता है, जिससे हम बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरा हमारे पास आ गया वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है ना, वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर ये करें कि एक कितनी डिस्प्लेसमेंट, कितने प्रेफरेंस पॉइंट से कितने दूर फोर्स लग रही है, और वो फोर्स कितनी लग रही है, और दोनों की अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्ट हमारे पास टार्क आता है। और टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये भी तो प्रोडक्ट हो रहा है और रिजल्ट हमारा वेक्टर निकल रहा है, ये भी तो प्रोडक्ट हो रहा है, रिजल्ट हमारा स्केलर आ रहा है। तो प्रोडक्ट के लिए आपने क्या किया, जिसका रिजल्ट
स्केलर में आता है उसकी जगह दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट लगा दिया, जिसको आपने डॉट प्रोडक्ट बोल दिया, है ना। डॉट को भी प्रोडक्ट ही बोलते हैं। लेकिन जिन दो वेक्टर का प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, अब उसे डॉट के बजाय आप इस तरीके से क्रॉस लगा दे, और इसलिए उसका दूसरा नाम जो है क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो देखा आपने कि दो वेक्टर की प्रोडक्ट जो है वो स्केलर प्रोडक्ट भी हो सकती है, और दो वेक्टर की प्रोडक्ट डॉट अपना वेक्टर प्रोडक्ट भी हो सकती है। तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनके दूसरे नाम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट रख दिया। तो जहाँ पे भी आप डॉट प्रोडक्ट देखेंगे दो वेक्टर के बीच में डॉट लगाया होगा, इट मीन जो उसका रिजल्ट है वो हमेशा स्केलर ही होगा। और जहाँ पर भी दो वेक्टर के बीच में आपने क्रॉस का साइन लगाया होगा, इसका मतलब हो गया उन दो वेक्टर की प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही निकलेगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप दो टाइप की प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो मैं पहले नंबर पे लिखता हूँ कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। तो ये क्या है, अगर आपने दो वेक्टर लिए और दोनों वेक्टर की अगर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आपने क्या करना, पहले वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना और दूसरे वेक्टर का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, और उनके बीच में जो एंगल है उसकी कॉस वैल्यू, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट को फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द, है ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। कोसाइन ऑफ द एंगल क्या आ गया, मान के चलो कि ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है, और दोनों के बीच में ये थीटा। तो कितना, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना कितना है और उनके बीच में एंगल कितना है, अगर हम उस चीज़ को ले तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट बन जाता है ना। तो डॉट प्रोडक्ट अगर जहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर कभी हमें ऐसे निकालना हो कि हमें दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट दी गई हो, वेक्टर भी दिए गए हो, उनके बीच में कितना एंगल है, तो ये एंगल भी आप निकाल सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है कि इससे आप एंगल फाइंड कर सकते हैं, है ना, दो वेक्टर के बीच में, राइट। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, वो आपने याद रखनी है। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहली प्रॉपर्टी तो यही आ गई कि इसका जो रिजल्ट होगा, है ना, वो हमेशा स्केलर होगा। तो डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा हमेशा स्केलर होगा, इसी रीजन से उसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, राइट। दूसरा, आप ऐसे भी तो हो सकता है कि जो दो वेक्टर की आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं उनके बीच में एंगल क्या है। मान के चलिए कि ये वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, और दोनों वेक्टर एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल। तो पैरेलल वेक्टर में एंगल तो जीरो माना जाता है। इस केस में आप देखते हैं कि दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या निकलती है। तो पहले आएगा ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड ये आ गया ए का मैग्नीट्यूड, फिर बी का मैग्नीट्यूड ये आ गया बी का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ जितना उनके बीच में एंगल है, तो जहाँ तो एंगल 0 डिग्री है ना। ए के मैग्नीट्यूड को सिर्फ आप ए लिखते हैं, सिर्फ बी लिखते हैं, ये तो हमारे पास 1 हो गया। तो आपने क्या देखा कि दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जो है सिंपली इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ओनली इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल, ये भी एक प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी अगर मैं ले लेता हूँ कि मान के चलिए जिन दो वेक्टर की आपने प्रोडक्ट लेनी है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल में एंगल जो है 180 डिग्री हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि तब उनका क्या रिजल्ट आएगा, जब मैं ए और बी लिख रहा हूँ और जहाँ एंगल जो है 180 लिख रहा हूँ, cos 180 -1 होगा, तो ये माइनस ए बी। तो दो एंटी पैरेलल वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ओनली। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि जिन दो वेक्टर की आपने प्रोडक्ट लेनी है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, राइट एंगल पे हैं। तो राइट एंगल पे हैं तो थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, है ना। तो इस केस में आप रिजल्ट देखेंगे कि जब मैं दोनों के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट ले रहा हूँ और cos 90 डिग्री तो 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स दो परपेंडिकुलर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 हो जाती है ना। और ये एक प्रॉपर्टी हम
दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर आपको बोला जाए कि कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं आपको एंड यू हैव टू प्रूव दैट वेदर दे आर परपेंडिकुलर और नॉट, तो सिंपली टेक देयर डॉट प्रोडक्ट एंड इफ देयर डॉट प्रोडक्ट बिकम्स जीरो इट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू वन अनदर, राइट एंगल पे है वो, राइट। अगर हम एक प्रॉपर्टी और लेके चल रहे हैं कि एक वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, तो तब ए का मैग्नीट्यूड ए और दूसरे वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड सेम और सेम वेक्टर के बीच में एंगल भी 0 डिग्री हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन गई, दो सेम टाइप के वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, है ना। तो अगर सेम वेक्टर हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट लें तो वो किसके बराबर रहेगी, उन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उसके बराबर रहेगी। उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लेके चल रहे हैं कि अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लें तब कैसे रहेगी, है ना। तो यूनिट वेक्टर तो आपको पता ही है, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई। यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या हो गया, यूनिट वेक्टर का मीनिंग हो गया कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जिसको आप डायरेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर, इट मीन्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक स्मॉल सा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन एक्स की तरफ, जो एक्स की है वही है, ये आ गया। तो यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर अगर सेम यूनिट वेक्टर है या डिफरेंट यूनिट वेक्टर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगी। तो मान के चलें कि एक यूनिट वेक्टर की प्रोडक्ट उसी के साथ, आई की प्रोडक्ट आई के साथ ही, अब आई का मैग्नीट्यूड क्या है 1, दूसरे आई का मैग्नीट्यूड भी क्या है 1 और सेम वेक्टर के बीच में एंगल हमने बोला 0 डिग्री होगा। तो जी, तो आपने क्या देखा, सेम यूनिट वेक्टर की प्रोडक्ट 1, फिर चाहे वो जे डॉट जे हो या के डॉट के हो वो 1 नहीं होना चाहिए। तो दो सेम यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होती है 1, है ना, मीन ऑलवेज यूनिटी। अब डिफरेंट ले लेते हैं, ये आ गया एक यूनिट वेक्टर आई और दूसरा यूनिट वेक्टर जे। आई इट मीन पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या है, दूसरा भी यूनिट वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड और एंगल। अब आई और जे में एंगल आप देख रहे हैं 90 डिग्री, तो जहाँ कास 90 डिग्री आएगा ये 0 होने से क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। फिर चाहे आई क्रॉस जे ले आप या आई क्रॉस के ले आप या जे और के ले आप, ठीक है। दो डिफरेंट वेक्टर्स कभी भी अगर आप प्रोडक्ट करेंगे, दो डिफरेंट वेक्टर की प्रोडक्ट जो है, नॉट वेक्टर यूनिट वेक्टर, दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर की प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगी, दो सेम यूनिट वेक्टर की प्रोडक्ट जो है वो 1 बनेगी। अब उसके बाद बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जैसे हम बोलेंगे कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट देखें तो डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर की वो क्या होगी, कम्यूटेटिव होगी, COMMUTATIVE, कम्यूटेटिव। इसका मीनिंग हो गया जैसे एडिशन कम्यूटेटिव होता था, आप चाहे A प्लस B करते या B प्लस A करते, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कम्यूटेटिव डॉट प्रोडक्ट का मतलब हो गया अगर दो वेक्टर को चाहे आप A डॉट B करें या B को पहले लिखें A को बाद में लिखें तो रिजल्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे 2 इंटू 4 करें, 4 इंटू 2 अलजेब्रा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में पड़ता होगा, वो हम वहाँ देखेंगे। तो देखिए इस चीज़ को आप प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, मान के चलिए कि ये वेक्टर A और ये वेक्टर B है ना, और इनके बीच का एंगल थीटा। तो अगर मैं A और B की डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो पहले A का मैग्नीट्यूड फिर V का मैग्नीट्यूड और A और B के बीच में आप देख रहे हैं A B के साथ कितना एंगल बना रहा है ना, तो वो हमारे पास थीटा है, तो हमने ये कर दिया। इट मीन्स A डॉट B को आपने लिख दिया AB cos थीटा। मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ। अब आप B डॉट A निकालना चाहेंगे तो B का मैग्नीट्यूड जे आ गया, B का मैग्नीट्यूड, A का मैग्नीट्यूड जे आ गया, A का मैग्नीट्यूड। अब B A के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो आप B A के साथ इतना एंगल बना रहा है ना। इट मीन्स पूरा सर्कल का एंगल जो है 360 होता है,
लेकिन बी ए के साथ पूरा 360 तो बना नहीं रहा है, कितना कम है, थीटा कम है। तो आप यहाँ पे एंगल लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा, है ना। तो 360 माइनस थीटा भी थीटा ही होता है। इट मीन्स बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब आप ये ए बी है या बी ए है, ये तो स्केलर हैं दोनों, तो स्केलर में 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बी ए को भी ए बी लिख सकते हैं और ये आ गया हमारे पास। तो आपने क्या देखा, चाहे आप ए इंटू बी करें या बी इंटू बी डॉट ए करें, वो भी ए बी कॉस थीटा निकल रहा है। इसे मैं सेकंड, आप सेकंड को देखें ध्यान से और फर्स्ट को देखें, और फर्स्ट और सेकंड को देखें तो राइट साइड दोनों की इक्वल है। इट मीन्स लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए जो है वो दोनों ही इक्वल है ना। एक प्रॉपर्टी और हम लेके चले कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है। DISTRIVUTIVE डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब हो गया कि एक वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं दो वेक्टर की एडिशन के साथ, है ना। लेकिन फिर हम ऐसे करें कि इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट ले लें और इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड के तरीके से जाएं या राइट हैंड साइड के तरीके से जाएं, रिजल्ट आपका सेम ही रहेगा। तो जहाँ पे आप 3 वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि हम जहाँ पे मैं 3 वेक्टर ले लेता हूँ। ये वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है ना, और ये वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर, और ये वेक्टर हमारे पास सी वेक्टर, है ना। तो मैंने बी और सी को ऐसे क्यों लिया, क्योंकि आप देख रहे हैं बी और सी में ऐड करना है। तो अगर मैं इसे मिला दूं तो अंडरस्टूड है कि ये दोनों ही बी और सी बन जाएंगे, है ना। जहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा यहाँ करता हूँ और जहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। तो आप इसे O समझें, इसे P, इसे Q, और इस पॉइंट को अब नाम लेना चाहें तो ले सकते हैं T और L। ये आ गया हमारे पास, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं OL किसके इक्वल है, OL B प्लस C के इक्वल है, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, B प्लस सी और A में मान के चलिए कि ये पूरा एंगल हमारे पास थीटा है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A डॉट B प्लस सी। अब B प्लस सी को आपने क्या मानकर चला, पूरा रिजल्टेंट मान के चला। मान के B प्लस सी को मैं R मान लेता हूँ, तो इसका मतलब हो गया मुझे ऐसे लिखना होगा A डॉट R। जब दोनों की डॉट प्रोडक्ट लिखूंगा इट मीन्स AR, जितना उनके बीच में एंगल है, तो हम R और A में थीटा एंगल ले रहे हैं, तो ये हमारे पास थीटा आ गया, मैंने ये लिख दिया। इसको मैं अगर ऐसे लिखूं A, और जहाँ पे हमने लिखूं R cos थीटा को मैंने अगर ये पूरा ये है R, OL लिख दिया, ये आ गया हमारे पास OL वेक्टर पूरा आ गया, ठीक है। अब हमारे पास देखिए एक चीज़ आपने ये पढ़ी हुई है, अगर ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है ना। तो अगर मुझे ये पूरा निकालना हो तो हम जहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, अगर मुझे ये निकालना हो ये B, तो हम क्या लिखते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो A cos थीटा, देखो कैसे लिखा जाता है, cos थीटा निकालिए इसका बेस, दैट इज़ A अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज़ B, है ना। तो जब हमारे पास क्या निकालना हो, नहीं A इजकल टू B cos थीटा होता है, तो जब A निकालना बेस तो ये B cos थीटा हो जाएगा, है ना। A इजकल टू B cos थीटा। फिर देखें इधर A ये B, अगर मैं cos थीटा निकालूँ तो cos थीटा क्या बोलता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मीन A अपॉन B। तो जब मुझे A निकालना होगा तो B cos थीटा मैं इसको यहाँ पे ले लूँगा। तो
तो जहाँ पर भी मुझे ये निकालना होगा ओ एल, ये पूरा निकालना होगा, तो इसका परपेंडिकुलर ओ क्यू पे आता है, ओ एल नहीं ओ क्यू पे आता है। अगर मैं ओ क्यू की बात करूँ तो और जहाँ पे आर कास थीटा की बात करूँ तो ये अगर पूरा ये देख रहे हैं आप, पूरा हमारे पास अगर हमारे पास पूरा ये निकालना हो तो वो इसके कास थीटा के बराबर आता है। फिर देखिए अगर मुझे ये निकालना हो, ये बी और जो परपेंडिकुलर आ रहा है पूरा, है ना, तो अगर मुझे ए निकालना हो वो बी कास थीटा, जहाँ पे भी देख रहे हैं आर कास थीटा, आर ये है पूरा, है ना। जब इस आर के साथ कास थीटा लगेगा तो इसका परपेंडिकुलर ओ क्यू पे आएगा, इट मीन्स ओ क्यू के बराबर हो जाएगा ओ क्यू। अगर आप जहाँ पे ये देख रहे हैं ओ क्यू, तो ओ क्यू को मैं स्प्लिट कर दूं, ए को बोलूँगा मैं ओ पी और फिर बोलूँगा मैं पी क्यू, ये हमारे पास आ गया, है ना, ओ पी और पी क्यू। अब फिर जहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ए ओ पी, आप देख रहे हैं ओ पी ये है। अगर मुझे ओ पी सिर्फ लिखना होगा तो मुझे बी कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, फिर इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अगर मुझे पी क्यू लिखना होगा, है ना, तो पी क्यू क्या है ये, और ये सी वेक्टर है, तो इट मीन्स हमें सी कॉस थीटा लिखना होगा। तो मैं ए की जगह पर ए ओ पी की जगह पे क्या लिखता हूँ, बी कॉस थीटा, पी क्यू की जगह पे क्या लिखता हूँ, सी कॉस थीटा। इट मीन ये बन जाएगा ए बी कॉस थीटा और ए सी कॉस थीटा। कॉस थीटा को रिमूव करूँ तो फिर ए और बी के बीच में डॉट प्रोडक्ट में लगा सकता हूँ। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लेके चले तो बिल्कुल राइट हैंड साइड पे पहुँच गए। वीडियो लंबी हो गई है, थैंक यू वेरी मच। फिर मैं थोड़ा सा करवाना चाहता हूँ, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये आ गई थी। कभी भी अगर आपको ये है जिस वेक्टर है उसका एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए और उसको कोई आप एंगल ट्रीट कर लीजिए, कॉस थीटा जब भी निकलेंगे बेस अपान हाइपोटेन्यूज होगा, है ना। जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर ये परपेंडिकुलर आ गया, ये थीटा आ गया, कॉस थीटा निकालूंगा मैं तो वो आ जाएगा बेस ए अपान बी, इट मीन्स बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो जहाँ पे आप याद रखें कभी भी अगर ये चीज़ निकालनी होगी आपने तो वो किसके बराबर आएगी, बिल्कुल जिस पे परपेंडिकुलर आ रहा है उतना पोर्शन आप ले ले इनटू कॉस थीटा लगा लें। अगर ये ए है तो ए कॉस थीटा, फिर मैं जल्दी से इधर कर रहा हूँ, है ना, ये आ गया। अगर ये हमारे पास मान के चलिए सी है और ये बी है और ये एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर आया जहाँ पर, तो उस समय आप क्या करेंगे कि हमारा ये सी किसके बराबर आ गया, तो अगर बी पूरा जहाँ तक है लेकिन ये ओ के है तो आप सिर्फ ओ के और कॉस थीटा ही लेंगे, राइट। तो इस चीज़ को आप याद रखें, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ सी अलॉन्ग वेक्टर बी।